Welcome, friends. The next topic is the language of the nation. राष्ट्र की भाषा. How could the nation be forced when people in different regions spoke different languages, each associated with its own cultural heritage? जब एक देश में विभिन्न भागों में अलग अलग भाषाएं बोलते हों तो उनकी सांस्कृतिक विरासत अलग हो तो एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है? हाउ कुड पीपल लिसन टू ईच अदर और कनेक्ट विथ ईच अदर इफ दे डिड नॉट नो ईच अदर्स लैंग्वेज? कैसे लोग एक दूसरे की बात सुन सकते हैं या एक दूसरे से जुड़ सकते हैं जबकि वो एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते हैं? Within the Constituent Assembly, the language issue was debated over many months and often generated intense in arguments. संविधान सभा के अंदर भारत के भाषा के मुद्दे पर कई महीनों तक बहस हुई और कई बार काफ़ी तनातनी पैदा हो गई. By 1930s, the Congress had accepted that Hindustani was to be the national language. तो 30 के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए. महात्मा गांधी फेल्ट दैट एवरीवन शुड स्पीक इन ए लैंग्वेज दैट कॉमन पीपल कुड इजिली अंडरस्टैंड. महात्मा गांधी का मानना था कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सके. हिंदुस्तानी, ये ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड उर्दू, was a popular language of large section of the people of India, and it was a composite language enriched by the interaction of diverse cultures. हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भाषा भारतीय जनता के प्रति के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी और यह विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई एक साझी भाषा थी. Over the years, it had incorporated words and terms from very many different sources and was therefore understood by people from various regions. तो कई सालों में इसने बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से बहुत सारे वर्ड्स एंड टर्म्स अपने अंदर समाहित कर लिए थे और ये देश के विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा वहाँ के लोगों के द्वारा समझा जाता था. सो दिस मल्टी कल्चरल लैंग्वेज, Mahatma Gandhi thought, would be the ideal language of communication between diverse communities. It could unify Hindus and Muslims and the people of the North and the South. तो जो महात्मा गांधी जी को लगता था कि ये जो मल्टी कल्चरल लैंग्वेज है, ये जो बहुसांस्कृतिक भाषा है, ये विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है, आइडियल लैंग्वेज हो सकती है ना. वह हिंदुओं और मुसलमानों को और उत्तर और भारत और दक्षिण भारत के लोगों को एकजुट कर सकती है. फ्रॉम द एंड ऑफ 19th century, however, हिंदुस्तानी एज ए लैंग्वेज हैड बीन ग्रेजुअली चेंजिंग. लेकिन 19वीं सदी के आखिर से एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी भाषा जो थी वो धीरे धीरे बदल रही थी. एज कॉम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स डिपेंड, हिंदी एंड उर्दू ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग अपार्ट. तो जैसे जैसे सांप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे, हिंदी और उर्दू भी एक दूसरे से दूर जा रही थी. ऑन द अदर हैंड, देयर वॉज ए मूव टू संस्कृताइज हिंदी, पर्जिंग इट ऑफ ऑल वर्ड्स ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक ओरिजिन. तो वहीं एक तरफ क्या हो रहा था कि फारसी और अरबी मूल के सारे शब्दों को हिंदी से हटा दिया जा रहा था और इसको संस्कृतनिष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी, इसको टुवर्ड्स संस्कृताइजेशन किया जा रहा था, है ना, एंड पर्शियन एंड अरबिक वर्ड्स को बाहर कर रहा था. ऑन द अदर हैंड, उर्दू वॉज बीइंग इंक्रीजिंगली पर्शियनाइज्ड, और दूसरी तरफ जो उर्दू थी उसको लगातार फारसी के नज़दीक ले जाया जा रहा था. As a consequence, the language became associated with politics of religious identities. अब इसका क्या हुआ कि इसका नतीजा यह हुआ कि भाषा एक धार्मिक पहचान की राजनीतिक हिस्सा बन गई. महात्मा गांधी however retained his faith in the composite character of हिंदुस्तानी. लेकिन जो महात्मा गांधी जी थे उनको हिंदुस्तानी भाषा के साझा चरित्र में उनकी आस्था कम नहीं हुई, बनी हुई रही. ए प्ली फॉर हिंदी, हिंदी की हिमायत. In one of the earliest sessions of the Constituent Assembly, R.V. Dhulekar, a congressman from the United Provinces,
made an aggressive plea that Hindi be used as language of constitution making. तो संविधान सभा के एक शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आर.वी. धुलेकर ने इस बयान के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज़ उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए. आर.वी. धुलेकर. When told that not everyone in the assembly knew the language, Dhulekar retorted, people who are present to this house to fashion a constitution for India and do not know Hindustani are not worthy to be the members of this assembly. तो जब किसी ने कहा, उस संविधान सभा में कहा किसी सदस्य ने कि कुछ सदस्य ऐसे भी हैं इस संविधान सभा में जो हिंदी को नहीं समझते, तो धुलेकर ने पलट कर कहा, जवाब दिया कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने के लिए बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते हैं, वो ऐसे लोग इस सभा की सदस्यता के पात्र ही नहीं हैं. उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए. दे बेटर लीव. सो एज द हाउस ब्रोक अप इन कॉमोशन ओवर दिस रिमार्क्स, धुलेकर प्रोसीडेड विथ हिज स्पीच इन हिंदी. और जैसे ही इन टिप्पणियों के कारण सभा में हंगामा खड़ा हो गया, लेकिन धुलेकर हिंदी में अपना भाषण देते रहे. ऑन दिस ओकेजन peace in the house was restored through Jawaharlal Nehru's intervention, but the language issue continued to disrupt proceedings and agitate members over the subsequent 3 years. तो जवाहरलाल नेहरू जी के हस्तक्षेप के चलते आखिरकार सदन में शांति बहाल तो हो गई, लेकिन जो भाषा का सवाल है वो अगले 3-4 साल तक बार बार जो सदन की कार्रवाइयाँ थी उसमें बाधा डालता रहा और सदस्यों को उत्तेजित करता रहा. ऑलमोस्ट 3 years later, on 13 September 1949, Dhulekhar's speech on the language of the nation once again sparked off a huge storm. तकरीबन 3 साल के बाद 13 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा के सवाल पर धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया. By now, the Language Committee of the Constituent Assembly had produced its report and had thought of a compromise formula to resolve the deadlock between those who advocated Hindi as the national language and those who opposed it. So, तब तक संविधान सभा की जो भाषा समिति थी वो अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी. समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच पैदा हो गए गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फॉर्मूला विकसित कर दिया था. इट हैड डिसाइडेड बट नॉट एट फॉर्मली डिक्लेयर्ड दैट हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट द ट्रांजिशन टू हिंदी वुड बी ग्रेजुअल. समिति ने सुझाव दिया कि जो देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी, परंतु इस फॉर्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया था. और समिति का यह मानना था कि जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए. फॉर द फर्स्ट 15 years, इंग्लिश would continue to be used for all official purposes. So शुरुआत के 15 सालों के लिए सारे राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी ही माध्यम होंगे, अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल किया जाएगा. Each province was to be allowed to choose one of the regional languages for official work within the province. तो प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा. By referring to Hindi as the official rather than the national language, the Language Committee of Constituent Assembly hoped to placate ruffled emotions and arrive at a solution that would be acceptable to all. ये पूरा इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो संविधान सभा की जो भाषा समिति थी, इसने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने और सर्वस्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया था. ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश किया जो सबको एक्सेप्टेबल हो.
धुलेकर वॉज नॉट वन हु लाइक्ड सच एन एटीट्यूड ऑफ रिकन्सिलिएशन। तो धुलेकर बीच बजाव की ऐसी मुद्रा से राजी होने वाले नहीं थे। ही वॉन्टेड हिंदी टू बी डिक्लेयर्ड नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज बट ए नेशनल लैंग्वेज। तो वह चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। He attacked those who protested that Hindi was being forced on the nation and mocked at those who said that in the name of Mahatma Gandhi that Hindustani rather than Hindi ought to be the national language। उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना की जिन्हें लगता था कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है। धुलेकर ने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जो महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी की बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। His text is there in this book, तो उसमें लिखा है, सर nobody can be more happy than myself that Hindi has become the official language of the country. Some say it is a concession to the Hindi language. I say no, it is a consummation of a historic process. महोदय, इस बात पर मेरे से ज़्यादा हर्ष किसी और को नहीं होगा कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हिंदी को एक रियायत दी गई है। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति है। What particularly perturbed many members were the tone in which धुलेकर was arguing this case. So बहुत सारे सदस्यों को धुलेकर के बात करने का जो अंदाज था ना, उससे काफ़ी परेशानी हो रही थी। Several times during his speech, the president of the assembly interrupted Dhulekar and told him, I do not think you are advancing your case by speaking like this. But Dhulekar continued nonetheless. तो जब धुलेकर भाषण दे रहे थे, उसके दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष ने कई बार उन्हें टोक कर कहा कि इस तरह बात करके मेरे विचार में आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन धुलेकर ने अपने अंदाज से बात जारी रखी। तो ये टॉपिक को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों।